आज की कहानी सातो नाम के एक लड़के की है जो कि अकेला रहता था और उसके ऊपर उसकी ऑफिस वर्क का बहुत ही ज्यादा प्रेशर था, जिस वजह से वो हर दिन ओवर टाइम करता था। लेकिन इतना काम करने की वजह से वो बहुत ही बीमार हो गया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद सातो दूसरी दुनिया में आ जाता है जहाँ पर अपनी न्यू लाइफ शुरू करता है और इस दुनिया के अंदर वो मैजिक भी यूज कर सकता था। एनिमे की स्टार्टिंग में हम सातो को देखते हैं और जब उसको होश आता है तो सामने एक लड़की होती है। सातो उससे पूछते है कि मैं इस समय कहाँ पर हूँ और वो उसको बताती है कि इस समय हम डंजन के अंदर हैं। मैंने जब एक स्लाइम को मारा था तो उसके अंदर से तुम निकले। और ये सुनने के बाद सातो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर वहाँ पर एक स्लाइम आता है और वो लड़की उस स्लाइम को मार देती है, जिसके बाद उसको बहुत ही सारे स्प्राउट्स मिलते हैं। वो सातो को बताते हैं कि यहाँ डंजन में मोस्टर को मारने के बाद तुम्हें ड्रॉप आइटम मिलते हैं और उन्हें तुम यहाँ की गिल्ड में सेल भी कर सकती हो, जिसके बदले में तुम्हें पैसे मिलेंगे। और उसके बाद वो आगे जाने लगते हैं और सातो उससे जापान और अर्थ के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो लड़की उसको बताती है कि मैंने ऐसी जगह का नाम नहीं सुना। और सातो समझ जाता है कि वो दूसरी दुनिया में आ चुका है। उसके बाद दोनों एक स्टेटस बोर्ड के पास आ जाते हैं और वो लड़की सातो को बताती है कि यहाँ पर सभी एडवेंचरस अपना लेवल चेक करते हैं। वो अपना लेवल चेक करके दिखाती है और बताती है कि मेरा लेवल अभी 1 है, इसलिए मैं सिर्फ लेवल 1 वाले मोस्टर को ही हरा सकती हूँ। वो सातो को बताती है कि यहाँ पर ड्रॉप आइटम का भी लेवल होता है और अगर तुम्हारा लेवल हाई होगा तो तुम्हें ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, पर अगर तुम्हारे ड्रॉप आइटम लेवल कम हुआ तो तुम्हें कम रिवॉर्ड मिलेगा। और ये सुनने के बाद सातो अपना लेवल चेक करता है। उसको पता चलता है कि वो अभी लेवल 1 पर है और उसके सभी पावर्स का रैंक F है, जो कि बहुत ही लो होता है। फिर सातो अपना ड्रॉप आइटम लेवल चेक करता है और उसको देखने के बाद वो बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका ड्रॉप आइटम लेवल असल में S रैंक होता है। सातो उससे S रैंक के बारे में पूछता है, लेकिन उसको S रैंक के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और उसने आज तक S रैंक के बारे में कुछ भी नहीं सुना है। जो सुनने के बाद सातो सोचने लगता है कि S रैंक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रैंक होता है और मुझे शायद से इसको टर्न करके देखना चाहिए। वो उस लड़की से उसका हैमर मांगता है, पर सातो उस हैमर को उठा नहीं पा रहा होता है और लड़की सातो को एक बैम्बू स्टिक देती है, जिसका यूज करके सातो एक स्लाइम को मारता है और उस स्लाइम को मारने के बाद उसको बहुत ही सारे स्प्राउट्स मिलते हैं और सातो समझ जाता है कि उसका लेवल भले ही लो हो पर उसको S रैंक का रिवॉर्ड मिलेगा। और उसके बाद सातो को भूख लगने लगती है और वो लड़की उन स्प्राउट्स का यूज करके सूप बनाती है। जैसे ही सातो उसे खाने को ट्राई करता है तो उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और उसके बाद वो सूप को पीता है तो सातो रोने लगता है और ये देखकर वो लड़की परेशान हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या सूप अच्छा नहीं बना। इधर सातो को अपना पास्ट याद आता है। उसने अपनी लाइफ में पहली बार इतना अच्छा खाना खाया था। उससे पहले वो सिर्फ स्टोर से खरीदे हुए स्नैक्स ही खाकर ऑफिस जाता था। फिर वो लड़की सातो को कंफर्ट करने लगती है और ये देखने के बाद सातो बहुत ही खुश हो जाता है। सातो उससे पूछते है कि यहाँ पर रहने के लिए कोई जगह है और वो उसको बताती है कि टाउन में तुम्हें रेंट पर रहने के लिए घर मिल जाएंगे, इसलिए तुम्हें टाउन में जाना चाहिए। और सातो उससे पूछते है कि तुम कहाँ पर रहती हो और वो बताती है कि मेरा लेवल बहुत ही ज्यादा लो है, इसलिए मैं डंजन के अंदर ही रहती हूँ, पर मेरा ड्रीम है कि मैं अपना खुद का एक घर बाय करूंगी जहाँ पर मैं आराम से रह सकूँ। वो सातो को बैम्बू स्टिक देती है और उससे कहती है कि तुम इसको अपने साथ ले जाओ। और सातो उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो अपना नाम एमिली बताती है और सातो उसको अपना नाम बताता है। उसके बाद सातो टाउन में आ जाता है जहाँ उसको यहाँ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि यहाँ पर आखिर कितने पैसों में क्या मिल सकता है। फिर सातो डंजन में जाता है और बहुत ही सारे स्लाइम को खत्म कर देता है और उनसे मिले हुए स्प्राउट्स को बेचने के बाद वो एक घर बाय करता है। सातो उस घर की एमिली को देता है और उससे कहता है कि अब से ये घर तुम्हारा है और तुम यहाँ पर हमेशा के लिए रह सकती हो। जो सुनने के बाद एमिली बहुत ही हैरान हो जाती है और वो सातो से घर नहीं लेना चाहती थी, जिस पर सातो उससे कहता है कि तुमने मेरी मदद की है और मुझे बहुत ही अच्छा खाना भी खिलाया है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। और एमिली देखती है कि सातो के हाथों में चोट लगी हुई है और वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ है, जिस पर सातो उसे बताता है कि मैंने 3 दिनों तक डंजन में स्लाइम से फाइट की है, जिस वजह से मेरी ये हालत हो गई है। एमिली को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और वो सातो से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। जो सुन सातो बहुत ही खुश हो जाता है और अगले दिन सातो जब गिल्ड में जाता है तो वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम एर्जा होता है वो वहाँ पर वर्कर होती है और वो बताती है कि 2nd फ्लोर के मोस्टर को खत्म करने के बाद तुम्हें कैरेट मिलेगा और उसका प्राइस स्प्राउट से बहुत ज्यादा हाई होता है। फिर वो सातो को एक न्यू डंजन के बारे में बताती है जो कि टाउन से बाहर है, लेकिन उस डंजन में कोई भी ड्रॉप आइटम नहीं मिलते हैं, इसलिए एडवेंचरर वहाँ पर नहीं जाते हैं। और ये सुनने के बाद सातो सोचता है कि मेरा ड्रॉप लेवल ऐसा है तो शायद से मुझे वहाँ पर कुछ तो मिल ही सकता है, इसलिए मुझे वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। और इधर एर्जा सातो को कैफे चलने के लिए पूछती है, लेकिन सातो उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। सातो घर पर आता है जहाँ पर एमिली उसको वेलकम करती है और उसको खाना देती है और सातो ये सब देखकर बहुत ही खुश था। फिर वो एमिली से उस डंजन के बारे में पूछता है जो कि टाउन के बाहर है और एमिली उसको बताती है कि उस डंजन में कोई भी ड्रॉप आइटम नहीं मिलते हैं, इसलिए वहाँ पर जाना यूजलेस है। और वो अगले दिन सातो उस डंजन में जाता है जहाँ पर एक स्केलेटन उस पर अटैक कर देता है, पर सातो उसके अटैक से बच जाता है और उसको हरा देता है, जिसके बाद सातो को एक शील्ड मिलता है और जैसे ही वो शील्ड को उठाता है तो वो शील्ड गायब हो जाती है। फिर सातो का HP लेवल इंक्रीज हो गया होता है और जब अपना स्टेटस एमिली को दिखाता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाती है। उसके बाद एमिली भी एक स्केलेटन को मारती है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता और जब सातो उसको अपना सीट देने की कोशिश करता है तो एमिली उस सीट को टच नहीं कर पा रही होती है, जिससे कि वो दोनों समझ जाते हैं कि
ड्रॉप आइटम सिर्फ वही पर्सन ले सकता है जिसने की मोस्टर को हराया है। कुछ दिनों के बाद सातो का एचपी मैक्स हो चुका होता है और वो इस बात से बहुत ही खुश था। सातो एमिली से कहता है कि अब उसको डंजन के सेकंड फ्लोर पर जाना चाहिए और एमिली सातो से कहती है कि तुम्हें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, ऐसे तुम्हारी हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, इसलिए तुम खुद को ज्यादा फोर्स मत करो और तुम्हें टाइम से घर आकर रेस्ट करना चाहिए। उसकी ये सब बातें सुनने के बाद सातो को याद आता है कि उसकी असली दुनिया में उसकी केयर करने वाली कोई भी नहीं था, इसलिए अपने ऑफिस वर्क में बिजी रहता था। पर यहाँ इस दुनिया में कोई है जो कि उसकी केयर करता है और सातो एमिली से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं टाइम से घर आ जाऊंगा। और अगले दिन सातो सेकंड फ्लोर के स्लाइम को मारता है और उसके बाद उसको एक बहुत ही बड़ा कैरेट मिलता है। फिर वहाँ पर एक पार्टी आती है और वो सातो का लेबल चेक करती है और उन्हें पता चलता है कि सातो का लेबल 1 है और ये देखकर वो सभी सातो का मजाक उड़ा रहे होते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वहाँ सातो के पास एक बनी गर्ल आती है और सातो उससे पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी बनी ईयर्स असली है, लेकिन वो सातो को इग्नोर कर देती है और उससे कहती है कि मुझे लो रैंक वाले लोग पसंद नहीं है। फिर वो सातो के सर पर मारती है लेकिन सातो को कुछ भी नहीं होता और ये देखने के बाद वो बनी गर्ल वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सातो घर जाता है और अपने साथ कुछ कैरेट भी लेकर आया होता है और एमिली से कहता है कि आज हम डिनर में कैरेट खाएंगे। तभी उनके घर पर वो बनी गर्ल वापस आ जाती है और उसको देखने के बाद सातो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर किस रीजन से आई हो। पर वो बनी गर्ल वापस से सातो से कहती है कि मुझे लो रैंक वाले लोग पसंद नहीं है, पर वो यहाँ पर कैरेट खाने के लिए आई है। और ये सुनकर सातो बहुत ही हैरान हो जाता है। एमिली सातो से पूछती है कि आखिर ये बनी गर्ल कौन है और वापस से सातो के सर पर मारती है, लेकिन सातो को कुछ भी नहीं होता। और ये देखने के बाद वो वहाँ पर एक एडवेंचरर को पकड़कर उसके सर पर मारती है जिससे कि उस एडवेंचरर को बहुत ही चोट लगती है और वो वहीं पर गिर जाता है। और ये देखने के बाद सातो और एमिली दोनों डर जाते हैं। बनी गर्ल सातो से कहती है कि तुम एक लो रैंक एडवेंचरर हो, लेकिन मेरा अटैक तुम पर काम नहीं कर रहा है। जो सुनने के बाद सातो सोचता है कि शायद से मेरी एचपी मैक्स हो चुकी है, इसलिए मुझ पर अटैक काम नहीं कर रहा है। उसके बाद वो बनी गर्ल सातो से कहती है कि मैं यहाँ पर कैरेट के लिए आई हूँ और एमिली उसको अंदर डिनर के लिए बुलाती है, जहाँ पर एमिली कैरेट से बहुत ही सारी डिश बनाती है और उसको खाने के बाद वो बनी गर्ल और सातो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। बनी गर्ल एमिली को गोडेस मान रही होती है और एमिली उस बनी गर्ल से कहती है कि तुम यहाँ पर कभी भी डिनर के लिए आ सकती हो। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और सातो एमिली से कहता है कि हमें तो उसका नाम भी नहीं पता। इधर एमिली सातो को थैंक यू कहती है और बताती है कि वो हमेशा से अकेली रहती थी और अकेले खाना खाती थी, लेकिन आज वो एक गेस्ट के साथ खाना खाई और उसको बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और ये सुनने के बाद सातो याद करता है कि वो भी अकेला ही खाना खाता था। फिर सातो एमिली से कहता है कि अब से हम दोनों साथ में डिनर करेंगे और उसके बाद सातो वापस से उस डंजन में चला जाता है, जहाँ पर एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। और जैसे ही सातो उस पर अपने बैम्बू से अटैक करता है तो उसका बैम्बू टूट जाता है और वो ज़ॉम्बी सातो को पंच मारता है, लेकिन सातो की एचपी मैक्स हो चुकी थी, इसलिए उसको इस पंच से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और सातो आराम से उस ज़ॉम्बी को हरा देता है। उसके बाद सातो को एक और शील्ड मिलती है और उस शील्ड की मदद से सातो की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। तभी वहाँ पर वो बनी गर्ल आ जाती है और वो सातो से पूछती है क्या तुम्हें कुछ आइटम मिले। जो सुनने के बाद सातो सोचने लगता है कि इस डंजन में कोई भी ड्रॉप आइटम नहीं मिलता और यहाँ पर सभी लोगों को ऐसा ही लगता है, पर मेरा ड्रॉप लेवल एस रैंक है और इस बारे में मुझे किसी को नहीं बताना चाहिए वरना मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इधर वो बनी गर्ल सातो से कहती है कि अगर तुमने मुझे कैरेट नहीं दिए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुनने के बाद सातो डर जाता है और उससे कहता है कि बाद में मैं तुम्हें कैरेट लेकर दूंगा। बनी गर्ल उसकी बात को मानकर वहाँ से चली जाती है और उसके बाद सातो बहुत सारी कैरेट लेकर गिल्ड में आता है, जहाँ पर वो बनी गर्ल पहले से ही सातो का वेट कर रही होती है और सभी सातो को देखकर बहुत ही हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि सातो उस बनी गर्ल के पास जा रहा होता है और उसको कैरेट देता है, जो देखकर बाकी एडवेंचरस उससे पूछते हैं कि तुम आखिर क्या कर रहे हो। इधर बनी गर्ल को वो कैरेट बहुत ही पसंद आता है और ये देखकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। फिर इर्जा सातो के पास आती है और वो सातो से पूछती है क्या तुम इस लड़की को जानते हो, जिस पर सातो बताता है कि मैंने इसको कैरेट देती है और उसको बहुत ही पसंद आया। जो सुनने के बाद इर्जा सातो से कहती है कि मैं तुम्हारे सारे कैरेट्स डबल प्राइस में खरीद लूंगी, इसलिए तुम्हें अपने कैरेट इस बनी गर्ल को लेके देने की जरूरत नहीं है। सातो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो इर्जा को बताती है कि इस बनी गर्ल का नाम एवे है, इसके पास एक स्पेशल मूव है और अगर इसको किसी का कैरेट पसंद नहीं आता तो एवे पर अटैक कर देती है, इसलिए सभी उसे डर के रहते हैं और एवे को डंजन में सबसे प्रीमियम क्वालिटी के कैरेट मिलते हैं। अगर उसको तुम्हारे कैरेट्स पसंद आ रहे हैं इसका मतलब तुम्हारे कैरेट सच में बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए हम तुम्हें इन कैरेट्स का अच्छा प्राइस देंगे। जिन्होंने भी एवे को खराब कैरेट्स देने की कोशिश की है एवे ने उन सभी को मार दिया और उसके बाद एवे सातो से और ज्यादा कैरेट मांगती है, जिस पर सातो उससे कहता है कि मेरे पास कैरेट्स खत्म हो चुके हैं और वैसे भी एमिली ने मुझे कहा था कि शाम को मैं अपना काम खत्म करके घर आ जाऊं, इसलिए मैं वापस से डंजन में नहीं आ सकता हूं। और ये सुनने के बाद एवे उसको मारती है, पर सातो उसका हाथ रोक लेता है और ये देखकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं और सातो एवे से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए और भी कैरेट्स लेकर आ जाऊंगा। ये सुनने के बाद एवे वहाँ से चली जाती है और अगले दिन सातो और एमिली दोनों डंजन में स्लाइम को खत्म करने के लिए कैरेट्स ले आते हैं। तभी वहाँ पर सातो कुछ और एडवेंचरर को देखता है जो कि स्लाइम से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वो स्लाइम को नहीं हरा पा रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर उनका मास्टर आ जाता है, वो उस स्लाइम को मार देता है और उन दोनों से कहता है कि तुम बहुत ही वीक हो और अभी हमें बहुत ही सारे स्लाइम्स को मारना है। जिस पर वो दोनों अपने मास्टर से कहते हैं कि हमने बहुत ही दिनों से रेस्ट नहीं किया, इसलिए हमें रुक कर रेस्ट करना चाहिए।
जाएंगे। ये सुनने के बाद मास्टर उनसे कहता है कि मैं जब तुम्हारी एज का था तब मैं डंजन में 1 वीक तक लगातार रहा था, लेकिन तुम दोनों तो कुछ ही दिन में थक गए और मैं तुम्हारे साथ इतना स्ट्रिक्ट सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम पर यकीन है कि तुम दोनों आगे चलकर स्ट्रॉन्ग बनोगे। और ये सुनने के बाद वो दोनों अपने मास्टर को थैंक यू कहते हैं। इधर सातो उनकी बातें सुनने के बाद याद करता है कि उनका बॉस भी उसी तरीके से भारी टास्क देता था। वो हमसे कहता था कि ये सब हमारे अच्छे के लिए, लेकिन वो हमसे झूठ कहता था और इस दुनिया में भी उस तरह के लोग रहते थे। फिर एमिली सातो को लंच करने के लिए कहती है और वो दोनों वहाँ पर बैठकर अपना लंच बॉक्स खोलते हैं। तभी वहाँ पर एवे आ जाती है और एमिली उसको भी अपने साथ खाने के लिए कहती है। वो सभी मिलकर खाना खा रहे होते हैं और उन्हें वो खाना बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तभी वहाँ पर वो एडवेंचरर का ग्रुप आ जाता है और उनका मास्टर अपने लोगों से कहता है कि तुम इन एडवेंचरर्स की तरह मत भूलना, ये सभी यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और इधर एवे को गुस्सा आता है। फिर वो उन दोनों एडवेंचरर्स को कैरेट देती है। वो उनके मास्टर से कहती है कि कैरेट बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। और जैसे ही उनका मास्टर एवे पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, उससे पहले एवे अपना हाथ उसकी गर्दन के पास रख देती है और ये देखकर उनका मास्टर डर जाता है। फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और एवे सातो के पास आती है और उससे कहती है कि कल मुझे और ज्यादा कैरेट चाहिए। सातो उसकी बात मान लेता है और उसके बाद सातो और एमिली दोनों गिल्ड में आते हैं और सातो एर्जा को बताता है कि हमें डंजन में बहुत ही सारे कैरेट्स मिले, लेकिन हम उन्हें एक साथ लेकर नहीं आ सकते हैं। जिस पर एर्जा उससे कहती है कि तुम्हें एक कैरेट बाय करनी चाहिए, उसमें तुम बहुत ही सारे ड्रॉप आइटम रख सकती हो। और सातो वहाँ गिल्ड में कुछ लोगों के पास कार्ड्स को देखता है। उसके बाद वो और एमिली दोनों कार्ड्स लेकर स्टोर पर चले जाते हैं, जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची होती है और अपने फादर को बुलाती है। फिर उसके फादर वहाँ पर आते हैं और वो सातो से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। और सातो बताता है कि मैं यहाँ पर कार्ड खरीदने के लिए आया हूँ। फिर वो उन्हें एक कार्ड दिखाते हैं और बताते हैं कि इस कार्ड में मोस्टर डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है, जिससे कि ये मोस्टर भी ढूंढ सकता है। सातो कार्ड का प्राइस पूछता है और वो शॉप ओनर सातो को बताता है कि इसका प्राइस 10 मिलियन है। जो सुनने के बाद सातो और एमिली दोनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं। फिर शॉप ओनर सातो को बताता है कि रेगुलर कार्ड तुम्हें 1 से 2 मिलियन में मिल सकती है, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ खास नहीं होता। उसके बाद सातो और एमिली वापिस से घर आ जाते हैं। सातो कहता है कि हमें कार्ड खरीदने के लिए बहुत ही सारे पैसे अर्न करने होंगे। तभी उन्हें टाउन में लोगों की आवाजें सुनाई देती है और एमिली कहती है कि से यहाँ पर एक स्ट्रे आ चुका है। सातो उससे पूछते कि स्ट्रे क्या होता है और वो बताती है कि अगर कोई अपना ड्रॉप आइटम कलेक्ट नहीं करता तो वहाँ पर मोस्टर आ जाते हैं और उन्हें स्ट्रे कहते हैं। फिर सातो देखते हैं कि वहाँ पर टाउन में एक बड़ा सा गोरिल्ला आ चुका है और टाउन को तबाह किए जा रहा होता है और सभी एडवेंचरर्स वहाँ से भाग रहे होते हैं। एमिली बताती है कि स्ट्रे को मारने के लिए कुछ भी ड्रॉप आइटम नहीं मिलता, इसलिए कोई भी एडवेंचरर्स इससे फाइट नहीं करना चाहता। तभी वहाँ पर शॉप ओनर अपनी बेटी के साथ आता है और वो सातो से कहता है कि तुम्हें भी यहाँ से भागना चाहिए। इधर वो गोरिल्ला एर्जा पर अटैक करने वाला होता है। तभी सातो उस अटैक को रोक देता है और एर्जा को बचा लेता है। फिर वहाँ पर एवे अपने आइटम के साथ आ जाती है और उस गोरिल्ला से फाइट करने लगती है। इधर सातो एर्जा से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, और एर्जा सातो से कहती है कि इस तरह से हमारा टाउन तबाह हो जाएगा। फिर सातो उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उस गोरिल्ला को खत्म कर दूंगा। इधर एमिली भी उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है और सातो गोरिल्ला से फाइट करने के लिए जा रहा होता है। एवे सातो को इन सब में इन्वॉल्व होने से मना कर रही होती है और सातो उसकी बात नहीं सुनता और इधर गोरिल्ला एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, पर एमिली अपने हैमर से उस पत्थर को तोड़ देती है। बाकी सभी एडवेंचरर्स उस गिल्ड को रोकने के लिए कहते हैं और तभी सातो उस गोरिल्ला पर अटैक कर देता है, लेकिन उस गोरिल्ला को ज्यादा कुछ नहीं होता और उसके बाद सातो गोरिल्ला को पंच मारता है और गोरिल्ला उस अटैक से आराम से खत्म हो जाता है। सभी ये देखकर बहुत ही खुश होते हैं और वो सभी सातो की तारीफ कर रहे होते हैं और सातो से कहते हैं कि तुमने हम सभी की जान बचा ली। सातो उन्हें देखकर सोचने लगता है कि पहले कोई भी मेरे काम से खुश नहीं होता, लेकिन यहाँ पर सभी लोग मेरे काम से बहुत ही खुश हैं। उसके बाद सातो को एक ड्रॉप आइटम मिलता है और सातो एमिली से कहता है कि तुमने कहा था कि स्ट्रे ड्रॉप आइटम नहीं देते, पर सातो का रैंक एस होता है, इसलिए उसको एक ड्रॉप आइटम मिलता है और उसको देखने के बाद सातो बहुत ही हैरान हो जाता है। सातो को ड्रॉप में गन मिलती है और उसके बाद सातो अपने स्टेटस को चेक करने के लिए आता है, जहाँ पर उसको स्टेटस पहले से बढ़ चुका होता है। ये देखकर वो बहुत ही खुश था और उसके बाद सातो डंजन में उस गन को टेस्ट करने के लिए चला जाता है, जहाँ उसके सामने एक ज़ॉम्बी आता है और सातो उस ज़ॉम्बी को गन से शूट करता है और ज़ॉम्बी मर जाता है। उसके बाद सातो बाकी सभी ज़ॉम्बी को मार देता है और उनसे मिले हुए सीड से उनकी स्ट्रेंथ भी मैक्स हो जाती है। उसके बाद सातो एमिली के पास आता है, जहाँ पर उस स्लाइम को अपनी गन से मार देता है और एमिली सातो से उस वेपन के बारे में पूछती है। सातो बताता है कि ये पावरफुल वेपन है और उसके बाद वो दोनों लंच करने लगते हैं। सातो एमिली से पूछते कि आज एवे लंच के लिए नहीं आई और एमिली बताते कि शायद से वो अपने काम में बिजी होगी, इसलिए मैंने उसके लिए कुछ कैरेट सेव करके रखे। और लंच करने के बाद वो दोनों अगले फ्लोर पर आ जाते हैं। सातो एमिली से पूछते क्या तुम पहले भी इस फ्लोर पर आ चुकी हो, और एमिली बताती कि मैंने यहाँ के मोस्टर के बारे में सुना है, वो असल में कॉकरोचेस होते हैं। और उसके बाद उनके सामने एक कॉकरोच आता है और उसको देखने के बाद सातो सोचने लगता है इस फ्लोर पर लड़कियां नहीं आती होंगी, क्योंकि उन्हें कॉकरोचेस से बहुत ही ज्यादा नफरत होती है। और इधर एमिली गुस्से में उस कॉकरोच को मार देती है। उसको गुस्से में देखकर सातो भी बहुत ही डर जाता है और उस कॉकरोच के मरने के बाद एमिली को एक पंपकिन मिलता है। फिर वो दोनों आगे जाने लगते हैं और आगे उन्हें बहुत सारे कॉकरोच मिलते हैं और उन्हें देखने के बाद एमिली वापस से गुस्सा हो जाती है। वो उन सभी कॉकरोचेस को मारना शुरू कर देती है और सातो भी अपनी गन का यूज करके उन सभी को खत्म कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर बहुत ही सारे
पंपकिन आ जाते हैं और वो दोनों वहाँ डंजन से बाहर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एवे आती है और वो उनसे कैरेट्स मांगने लगती है। फिर एमिली उसको कैरेट्स दे देती है। फिर एमिली और सातो दोनों गिल्ड में जाकर उन पंपकिन को बेच देते हैं और उसके बाद वो बचे हुए पंपकिन को लेने जाते हैं और वो पंपकिन खराब हो चुके होते हैं और सातो कहता है कि शायद से इन्हें किसी जानवर ने खा लिया होगा। लेकिन एमिली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन पंपकिन पर अटैक करना शुरू कर देती है। सातो देखता है कि उस पंपकिन के अंदर से बहुत ही सारे कॉकरोच बाहर आ रहे होते हैं और वो भी उन्हें खत्म करना शुरू कर देता है पर उसके सारे बुलेट्स खत्म हो जाते हैं। और इधर एमिली और ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है, जो देखकर सातो और ज्यादा डर जाता है और उन सभी कॉकरोचेस को वो अपने हाथों से मारने लगता है। कुछ टाइम के बाद वो उन सभी कॉकरोच को मार देता है और एमिली उससे माफी मांग रही होती है। वो सातो को बताती है कि मैं जब भी इन्हें देखती हूँ तो मुझे पता नहीं क्या होता है और सातो उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसके बाद सातो देखता है कि वहाँ पर बहुत ही सारे बुलेट्स आ जाते हैं और फिर सातो इजरा के पास आ जाता है और उसको सब कुछ बता देता है। इजरा सातो से कहती है कि अगर तुम अपने आइटम को छोड़ दोगे तो स्ट्रेरी में बदल जाएंगे और सातो कहता है कि मुझे ये बात एमिली ने बताई थी। फिर वो सोचने लगती है कि मैं स्ट्रे को बुलाकर उनसे कुछ अलग रिवॉर्ड ले सकता हूँ। और इधर एर्जा सातो को डिनर के लिए पूछती है लेकिन सातो उसको मना करके वहाँ से चला जाता है और सातो एक कैरेट को रखकर स्ट्रे का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एवे आ जाती है और उस कैरेट को खा लेती है। सातो एवे से कहता है कि मैंने इस कैरेट को खाने के लिए नहीं कहा था, जिस पर एवे उसको बताती है कि कैरेट्स खाने के लिए ही होते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। सातो दूसरा कैरेट वहाँ पर रखता है और वो कैरेट वापस से स्लाइम में बदल जाता है, जो देखने के बाद सातो उसको मार देता है। फिर सातो को कुछ और बुलेट्स मिल जाते हैं और उसके बाद सातो उस डंजन में चला जाता है जहाँ पर सातो ज़ॉम्बी को मार देता है। लेकिन जैसे वो उन सीड्स को उठाने की कोशिश करता है तो वो गायब हो जाते हैं। फिर सातो निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी के स्केलेटन उस पर अटैक कर देता है और सातो उसको डंजन से बाहर फेंक देता है। डंजन के बाहर जाते ही वो स्केलेटन गायब हो जाता है और सातो इस बारे में इर्जा से पूछता है। फिर इर्जा उसको बताती है कि अगर कोई मोस्टर डंजन से बाहर जाने की कोशिश करता है तो वो गायब हो जाते हैं, यहाँ तक कि अगर वो किसी दूसरे फ्लोर पर जाने की कोशिश करेंगे तब भी वो खत्म हो जाएंगे। और ये सुनने के बाद सातो को एक आइडिया आता है। वो सीधा उस डंजन में आता है। जब मोस्टर उस पर अटैक करने के लिए आते हैं तो सातो उस मोस्टर को डंजन में फेंक देता है और वो गायब होने से पहले उसको मार देता है। जिसके बाद सातो को एक फ्रीजिंग बुलेट मिलता है और सातो उस बुलेट का यूज करके ट्री पर करता है, जिससे कि वो ट्री पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है। पर सातो और एमिली दोनों डंजन में आते हैं जहाँ पर सातो अपने फ्रीजिंग बुलेट का यूज करके स्लाइम को फ्रीज कर देता है। उसके बाद एमिली उस स्लाइम को खत्म कर देती है और उस सातो से इस बुलेट के बारे में पूछती है। सातो बताता है कि इस बुलेट का यूज करके हम किसी को भी फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये बुलेट बहुत ही कम है, इसलिए मैं इसको सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में ही यूज करने वाला हूँ। और उसके बाद वो दोनों वापिस से घर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक मर्चेंट दिखाई देता है जो कि एक लड़की से बहस कर रहा होता है और सातो उनके पास आता है। वो उनसे पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ और वो मर्चेंट सातो से कहता है कि मेरा कार्गो नीचे गिर चुका है और अगर तुम उसको वापस लाने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें बहुत ही सारे पैसे दूंगा। और सातो उस कार्गो को देखने के बाद कहता है कि अगर मेरे पास रस्सी होती तो मैं उसका यूज करके उस कार्गो को ऊपर ले आता। और वो लड़की सातो को ऐसा करने से मना कर रही होती है। वो सातो से कहती कि वो कार्गो अब स्ट्री में बदलने वाला है, इसलिए वहाँ पर जाना ठीक नहीं है। इतना कहने के बाद उस कार्गो को अपनी फायर मैजिक से खत्म करने के लिए जा रही होती है, पर मर्चेंट उसको ऐसा करने से रोक लेता है। वो बताता है कि उस कार्गो के अंदर बहुत ही सारे रेयर गुड्स हैं और उन्हें पाने के लिए मैंने बहुत ही सारे एडवेंचरर्स को हायर किया था। वो लड़की मर्चेंट से कहती कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं यहाँ पर अपना काम करने के लिए आई हूँ। लेकिन वो मर्चेंट उसकी बात को नहीं सुनता और उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो बच जाती है। लेकिन उसका अटैक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे कि पीछे की दीवार टूट जाती है। और ये देखकर वो तीनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और इधर एक गोश्त उस मर्चेंट को पोजेस कर लेता है। वो लड़की बताती कि ये गोश्त असल में एक फेमिनी है और इनके पास खुद की फिजिकल बॉडी नहीं होती और ये ह्यूमन को पोजेस करके उनका यूज करती है। जो सुनने के बाद सातो अपनी गन निकालकर उस फेमिनी को खत्म कर देता है और नीचे कार्गो के अंदर से बहुत सारे फैमिली बाहर आ जाते हैं। उन्हें देखने के बाद वो लड़की सातो से कहती है कि मुझे इन सभी को अलग अलग डायरेक्शन में जाने से रोकना होगा, इसलिए मैं नीचे जाऊंगी और सभी फैमिली मुझे पोजेस कर लेंगे और इतने टाइम में तुम दोनों टाउन में चले जाना और वहाँ की आर्मी को इस बारे में इन्फॉर्म कर देना। सातो उसको ऐसा करने से मना कर रहा होता है और वो लड़की बताती कि मुझे इन्हें रोकने के लिए यहाँ पर भेजा गया है, इसलिए मुझे अपना काम पूरा करना होगा। और उसकी बातें सुनने के बाद सातो को याद आता है कि उसके ऑफिस में उसका एक जूनियर था जो कि काफी दिनों से काम कर रहा था और उसका काम गलत होने की वजह से उसको ओवर टाइम करना पड़ रहा था। सातो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा होता है पर वो सातो की मदद देने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे अपना काम खुद करना होगा, वैसे भी मुझे तुमसे ज्यादा काम है। लेकिन सातो को उसकी मदद करनी थी पर उसकी मदद नहीं कर सका, इसलिए सातो सोचता है कि मैं इस दुनिया के अंदर हर उस इंसान की मदद करूंगा जो कि मुश्किल में होगा। और इतना कहने के बाद वो अपनी फ्रीजिंग बुलेट्स का यूज करके सभी फैमिलीज को फ्रीज कर देता है। फिर एमिली नीचे जाकर उन सभी को खत्म कर देती है और वो लड़की सातो और एमिली दोनों को मदद के लिए थैंक यू कहती है। उसके बाद वो दोनों अपने स्टेटस चेक करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर एमिली चेक करती है उसका स्टेटस पहले से बहुत ही ज्यादा अच्छा हो चुका था। वो सातो से कहती कि अगर मैं किसी तरीके से तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगी तो मेरा लेवल जल्दी से बढ़ जाएगा और सातो भी इस बात से बहुत ही खुश था। उसके बाद एमिली और सातो अगले फ्लोर पर आ जाते हैं, जहाँ पर एक रेयर मोस्टर आ जाता है और सातो उसको खत्म कर देता है। उस मोस्टर के मरने के बाद उन्हें वहाँ पर एक नेकलेस मिलता है और सातो उस नेकलेस को एमिलिया को दे देता है। एमिली उस नेकलेस
नेकलेस को पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और ओसातो उसको बताता है कि इस नेकलेस की वजह से तुम्हारा ड्रॉप आइटम डबल हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पर बहुत ही सारे बैट्स आ जाते हैं और उन्हें मारने के बाद एमिली को बहुत ही सारे बैम्बू स्प्राउट्स मिलते हैं। उसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं जहाँ पर एमिली खाना बना रही होती है और उसको किचन में काम करता देख सातो सोचता है कि यहाँ का किचन बहुत ही छोटा है, इसलिए शायद से एमिली को काम करने में बहुत ही मुश्किल होती है और वो एमिली से कहती है कि हमें एक नया घर बाय करना चाहिए जो कि इससे भी बड़ा होगा, पर एमिली उसको ऐसा करने से मना करती है और कहती कि ये घर बहुत ही अच्छा है। फिर सातो उससे कहता है कि उस घर में हम दोनों साथ में रह सकते हैं और उसका किचन भी इससे बड़ा होगा। एमिली सातो की बात मान लेती है और सातो उससे कहता है कि नया घर खरीदने के लिए हमें बहुत ही सारे पैसों की जरूरत होगी। वो बात सुनने के बाद एमिली सातो से कहती है कि तुम्हें ओवरवर्क करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। सातो उसकी बात मान लेता है और उसके बाद सातो उन बैम्बू स्प्राउट्स को सेल करने के लिए एर्जा के पास जाता है जहाँ पर एक लड़की आती है और वो सातो से कहती है कि क्या मुझे एक बैम्बू स्प्राउट्स मिल सकता है, और सातो उसको एक बैम्बू दे देता है जिसे कि वो गर्ल काट कर खा रही होती है और उसको वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और सातो से कहती है कि मैंने इससे अच्छे बैम्बू स्प्राउट्स कभी भी नहीं खाए। और सातो से सारे बैम्बू स्प्राउट्स बाय करना चाहती थी और सातो इर्जा से पूछता है, जिस पर इर्जा सातो से कहती है कि तुम इन्हें बैम्बू स्प्राउट्स सेल कर सकते हो। फिर वो लड़की सातो को उन स्प्राउट्स के बहुत ही सारे पैसे देकर वहाँ से चली जाती है और इर्जा सातो को बताती है कि उनका नाम मैसी है, वो यहाँ पर एक फेमस पर्सन है और उनका टेस्ट किया फूड सबसे ज्यादा डिलीशियस होता है और उन्हें तुम्हारे बैम्बू स्प्राउट्स बहुत ही अच्छे लगे, इसका मतलब तुम्हारा बैम्बू स्प्राउट्स सच में बहुत ही अच्छे हैं। और सातो को कहती है कि तुम हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो जिसमें तुम अपने सारे बैम्बू स्प्राउट्स हमें सेल करोगे और उसके बदले में हम तुम्हें अच्छे पैसे ऑफर करेंगे। सातो उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है और इर्जा से कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा ट्रस्ट है। उसके बाद सातो वापस से उस डंजन में आ जाता है जहाँ उसको एक लड़की दिखाई देती है। वो सभी स्केलेटन से फाइट कर रही होती है। तभी एक गार्ड सातो को रोक देता है और उससे कहता है कि प्रिंसेस यहाँ के सभी स्केलेटन से फाइट कर रही है और उनका सर कार्ट में स्टोर कर रही होती है। सातो इस बारे में गार्ड से पूछता है और गार्ड उसको बताता है कि इस डंजन के मोस्टर को भी ड्रॉप आइटम नहीं देते, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रिंसेस को लगता है कि शायद से वो एयर ड्रॉप करते हैं, इसलिए प्रिंसेस उनको एयर बॉक्स बनाकर अच्छे प्राइस में सेल कर सकती है। सातो को प्रिंसेस का ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और वो प्रिंसेस के कार्ड को देखता है और कहता है कि ये कार्ड सच में बहुत ही अच्छी चीज है। फिर सातो घर आता है और वो एमिली से पूछता है कि हमें पहले घर बाय करना चाहिए या फिर कार्ड, जिस पर एमिली उससे कहती है कि हमें एक कार्ड बाय करनी चाहिए और उसकी मदद से हम ज्यादा चीजें स्टोर कर सकते हैं और बहुत ही सारे पैसे कमा पाएंगे। सातो को भी उसका आइडिया अच्छा लगता है और उसके बाद वो दोनों कार्ड खरीदने के लिए शॉप पर आ जाते हैं जहाँ पर ओल्गा होती है और वो अकेले रो रही होती है। सातो और एमिली दोनों उसके पास आते हैं। वो ओल्गा से उसके फादर के बारे में पूछते हैं। ओल्गा बताती है कि उसके फादर फ्लावर्स लेने गए थे लेकिन वो अभी तक नहीं आए, जो सुनने के बाद सातो उससे कहता है कि हम तुम्हारे डैड को ढूंढने चलेंगे। ओल्गा बताती है कि वो अर्सेनिक डंजन में गए हैं। उसके बाद वो सभी अर्सेनिक डंजन में जाते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत ही सारे मोस्टर दिखाई देते हैं और सातो उन सभी को अपनी गन से शूट कर देता है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद एमिली अपने हैमर का यूज करके सभी मोस्टर को खत्म कर देती है। फिर वो दोनों आगे जाते हैं और आगे उन्हें ओल्गा के फादर दिखाई देते हैं जो कि पीछे पड़े होते हैं। और जब सातो उन्हें चेक करता है तो उन्हें पता चलता है कि ओल्गा के फादर असल में सो रहे होते हैं और ये देखकर एमिली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि दूसरी तरफ उनकी बेटी बहुत ही परेशान है और ये यहाँ पर सो रहे और गुस्से में अपने हैमर जमीन पर मारती है जिससे कि ओल्गा के फादर उठ जाते हैं और सातो उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो बताते हैं कि मैं यहाँ पर लाइट रॉक को लेने के लिए आया हूँ जो कि हैवी रॉक से भी ज्यादा अच्छे होते हैं और उनका यूज मैं अपनी न्यू कार्ट में करने वाला हूँ। उसके बाद वहाँ पर वो लाइट रॉक आ जाता है लेकिन वो हवा में उड़ रहा होता है, इसलिए उसको पकड़ने के लिए सातो एमिली को अपने ऊपर बैठा लेता है। वो दोनों आखिर में उस लाइट रॉक को हरा देते हैं और उसके मारने के बाद उन्हें एक ब्लू फ्लावर मिलता है जिसे लेकर वो बाहर आ जाते हैं। वो उस फ्लावर को नीचे रख देते हैं ताकि वो वापस रॉक में बदल सके। और एमिली कहते हैं कि उस रॉक को पकड़ना आसान नहीं होगा क्योंकि वो हवा में उड़ सकता है। और ओल्गा के फादर कहते हैं कि मैं उस रॉक को पकड़ लूंगा। जैसे ही फ्लावर रॉक में चेंज होता है तो ओल्गा के फादर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो उस रॉक को नहीं पकड़ पाते और तभी सातो अपनी गन का यूज करता है और उस रॉक को फ्रीज कर देता है। उसके बाद ओल्गा उस रॉक का यूज करके एक अच्छा सा कार्ड बनाते हैं और वो सातो को गिफ्ट में दे रहे होते हैं, पर सातो इतना महंगा गिफ्ट लेने से मना कर रहा होता है। और ओल्गा सातो से कहता है कि तुमने इस टाउन को प्रोटेक्ट किया है, तुम हम सभी के लिए हीरो और इसलिए मैं ये तुम्हें कार्ड गिफ्ट में दे रहा हूँ। और सातो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उन्हें इस गिफ्ट के लिए थैंक यू कहता है। और उसके बाद वो सातो और एमिली डंजन में सभी बैट्स को मारने के बाद सारे ड्रॉप्स आइटम को उस कार्ट में रखने लगते हैं। एमिली बताती है कि हमने बहुत ही सारे आइटम स्टोर कर लिया है और उसके बाद कार्ट पूरी तरीके से फुल हो जाती है। सातो एमिली से कहता है कि मैं जाकर इन सभी सामान को अर्जा के पास बेच कर आता हूँ और एमिली कहती है कि मैं डिनर बनाने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद सातो अर्जा के पास आता है और वो देखते है कि एक पर्सन अर्जा से बहस कर रहा होता है। वो अर्जा से कहता है कि तुम मेरे आइटम का गलत प्राइस लगा रहे हो और अर्जा उससे कहती है कि मैं तुम्हें सही प्राइस दे रही हूँ। ये सुनने के बाद उसको बहुत ही गुस्सा आता है और वो अर्जा को मारने वाला होता है। तभी सातो उसके हाथ को फ्रीज कर देता है। सातो उस आदमी से कहता है कि तुम्हें चुप हो जाना चाहिए और वैसे भी अर्जा प्राइस को लेकर गलत नहीं होती, मैं ये बात तुम्हें प्रूव कर सकता हूँ। और इतना कहने के बाद वो अपने कार्ट से सारे बैम्बू स्प्राउट्स को बाहर निकाल देता है। वो देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं और सातो उन ग्रीन ऑनियन का प्राइस अर्जा से पूछता है और उन्हें अपने कार्ट में डाल देता है। उनका प्राइस 120
20 होता है और उसके कार्ड में भी सेम प्राइस लिखा होता है। और सातो उससे कहता है कि अर्जा तुम्हें सही प्राइस दे रही है। वैसे भी इस कार्ड को आर्सेनिक मटेरियल का यूज करके बनाया गया है और वो ये सामान की वेट के हिसाब से ही उसका प्राइस बताती है। वो पर्सन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सातो से कहता है कि तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो सातो को मारने के लिए जा रहा होता है, पर सातो उसका हाथ आसानी से रोक लेता है और उसको मारकर दूर फेंक देता है। सभी सातो की पावर को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और उसके बाद अर्जा सातो को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है। वो सातो से कहती है कि मैं यहाँ पर सभी लोगों को सही प्राइस देना चाहती हूँ, लेकिन मैं शायद से अच्छे से काम नहीं कर रही हूँ। जिस पर सातो अर्जा से कहता है कि तुम अपना काम बहुत ही अच्छे से करती हो और तुमने मुझे सभी आइटम को अच्छे प्राइस दिए हैं। तुम अगर कभी भी प्रॉब्लम में फंस गई तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जरूर आऊंगा। और ये सुनने के बाद अर्जा सातो को किस कर लेती है, जो देखने के बाद सातो बहुत ही हैरान हो जाता है और उसके बाद सातो वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वो एमिली के साथ डंजन में सभी मोस्टर को खत्म कर देता है। वो दोनों इस बात से बहुत ही खुश होते हैं कि उनके पास अब नया घर खरीदने के लिए पैसे हो चुके होते हैं। वो अपना सारा सामान पैक कर रहे होते हैं और सातो एमिली से कहता है कि इस घर से हमारी बहुत ही सारी यादें जुड़ी हुई है, इसलिए मुझे ये जगह छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। और एमिली बताती है कि उसको भी ये जगह बहुत ही पसंद है। तभी सातो को एक आइडिया आता है और वो एमिली से कहता है कि हम अपने इस घर को रेंट पर रख सकते हैं, जिससे कि जब हमारा मन होगा तब हम यहाँ पर आकर रह सकेंगे। और एमिली को भी सातो का आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद सातो और एमिली दोनों अपने घर में आए होते हैं, जहाँ पर एमिली सातो के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। वो सभी खाना खाने के लिए आए होते हैं और एबी भी उनके साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। उसके बाद हम एमिली को देखते हैं जो कि खाना बना रही होती है और वो बहुत ही खुश होती है। दूसरी तरफ सातो डंजन के अंदर मोस्टर से फाइट कर रहा होता है और तभी उसके बुलेट्स खत्म हो जाते हैं। सातो उस मोस्टर को अपने हाथों से ही हरा देता है, जिसके बाद उसको पता चलता है कि उसकी पावर्स अब एस रैंक की हो चुकी है। फिर सातो वापस से गिल्ड में आ जाता है, जहाँ पर उसके पास एक नेपच्यून नाम का एक लड़का आता है और वो सातो को आर्म रेसलिंग के लिए चैलेंज करता है, क्योंकि वो सातो की पावर को चेक करना चाहता था। और उसने सुना होता है कि सातो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और सातो उसके साथ आर्म रेसलिंग के लिए मान जाता है। फिर वो दोनों आर्म रेसलिंग करने लगते हैं और सातो को पता चलता है कि नेपच्यून भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सातो उसको हरा देता है और सभी ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि नेपच्यून सातो से हार गया। और फिर सातो को याद आता है कि नेपच्यून असल में वो टाउन का सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर है। यहाँ तक कि उसके पार्टी के मेंबर्स भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और नेपच्यून सातो से एक राउंड खेलने के लिए कहता है, पर सातो मना कर देता है। जो सुनने के बाद नेपच्यून सातो को पंच करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन सातो उसके अटैक को देख लेता है। फिर सातो उसको पंच मारता है, जिससे कि नेपच्यून दूर जाकर गिरता है और सातो उससे पूछते हैं कि तुम आखिर क्या कह रहे हो। जिस पर नेपच्यून बताता है कि मैं तुम्हारी पावर को चेक कर रहा था और मुझे लगता है कि तुम हमारी पार्टी के लिए परफेक्ट हो। वो सातो को अपनी पार्टी में आने का ऑफर देता है, पर सातो उसको रिजेक्ट कर देता है। और घर आने के बाद सातो ये बात एमिली को बताता है, जो सुनने के बाद एमिली उससे कहती है कि तुमने नेपच्यून को ग्रुप से रिजेक्ट कर दिया। और सातो बताता है कि मुझे उनकी पार्टी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर एमिली भी बहुत ही खुश हो जाती है और उसके बाद वहाँ पर एवे भी डिनर के लिए आ जाती है। फिर एमिली सातो से कहती है कि तुम इस टाउन में एक हीरो और इसलिए नेपच्यून ने तुम्हें अपनी पार्टी में ज्वाइन करने के बारे में सोचा है। ये बात सुनकर सातो भी बहुत ही खुश हो जाता है और उसके बाद वो डंजन में आता है, जहाँ पर वो गार्ड सातो को प्रिंसेस का नया प्रोडक्ट दिखाता है। फिर प्रिंसेस एक मोस्टर को खत्म करती है और उसका ड्रॉप आइटम सीधा उस बॉक्स में चला जाता है और उस बॉक्स के ऊपर प्रिंसेस का फेस बन जाता है। गार्ड बताता है कि ये बॉक्स अपने आप सभी ड्रॉप आइटम को कलेक्ट कर लेता है और वो कुछ बॉक्स सातो को भी देता है, ताकि वो इसके बारे में अपने दोस्तों को बता सके। और सातो को एक आइडिया आता है और वो उस बॉक्स को लेकर बाहर जाता है। वो इस बात से बहुत ही खुश होता है कि उसका ये आइडिया काम करने लगा है। उसने सारे सीड्स को उस बॉक्स में स्टोर कर लिए, जिसके बाद वो उन्हें बाहर रख देता है और जैसे ही वो सीड्स वापस से मोस्टर में चेंज होते हैं, सातो उन्हें मार देता है। उसके मरने के बाद सातो को बहुत ही सारे बुलेट्स मिलते हैं और जब एमिली उस डंजन से बाहर आती है तो सातो को बाहर देखती है। सातो यहाँ सभी मोस्टर को मार रहा होता है और उसको 2 न्यू बुलेट्स मिलती है और उनमें से एक फायर बुलेट होती है। दूसरी बुलेट को देखने के बाद सातो कहता है कि मुझे ऐसे बहुत ही सारे बुलेट कलेक्ट करने होंगे और सातो बहुत ही सारे बुलेट्स को कलेक्ट कर लेता है। तभी सातो को कुछ फील होता है और सातो इस बारे में एमिली से पूछता है, जिस पर वो सातो को बताती है कि मैजिक स्टॉर्म आने वाला है। फिर सातो एर्जा के पास आता है और उससे मैजिक स्टॉर्म के बारे में पूछता है। एर्जा उसको बताती है कि मैजिक स्टॉर्म असल में एक तरह का नेचुरल डिजास्टर है, जिसकी वजह से किसी भी मैजिशियन का मैजिक काम नहीं करता और यहाँ तक कि मोस्टर भी अपना मैजिक यूज नहीं कर सकता। सभी लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया होता है और सभी एडवेंचरर्स आज ब्रेक पर हैं। और तभी वहाँ पर एक एडवेंचरर आता है, वो सभी से मदद मांगने लगता है और कहता है कि मेरी दोस्त रोजा सिलिकॉन डंजन में फंस चुकी है। और सातो एर्जा से सिलिकॉन डंजन के बारे में पूछता है। वो बताती है कि सिलिकॉन डंजन असल में मैजिक यूजर्स के लिए होता है और सातो उससे कहता है कि सभी मैजिक यूजर तो आज छुट्टी पर थे। फिर इधर रे बताता है कि वो और रोजा दोनों टाउन से बाहर गए थे, इसलिए उन्हें मैजिक स्टॉर्म के बारे में पता नहीं था। रे सभी एडवेंचरर से मदद मांग रहा होता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा होता है और ये देखकर वो बहुत ही निराश हो जाता है। सातो सोच रहा होता है कि आखिर कोई भी इसकी मदद क्यों नहीं कर रहा है। और तभी वहाँ पर नेपच्यून आता है और वो सातो को बताता है कि कोई भी उस डंजन के अंदर नहीं जाने वाला है। फिर एर्जा बताती है कि सिलिकॉन डंजन के ऊपर कोई भी नॉन मैजिक अटैक काम नहीं करता, इसलिए कोई भी अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। उसके बाद सातो एमिली की बात को याद करने लगता है और उसने सातो से कहा था कि तुम एक हीरो हो जो कि सभी की मदद करता है। सातो रे के पास जाता है और रे
से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और इतना कहने के बाद सातो सिलिकॉन डंजन में चला जाता है। वहाँ पर उसे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है और सातो उसको अपने फायर बुलेट से खत्म कर देता है और फिर सातो उसको फ्रीज कर देता है जिससे कि वो स्ट्रे में ना बदल सके। और दूसरी तरफ एमिली गिल्ड में आती है जहाँ पर वो सातो के बारे में पूछती है। एर्जा बताती है कि सातो इस समय एक प्रॉब्लम में और वो सिलिकॉन डंजन में गया हुआ है और ये बात एवे भी सुन लेती है। इधर सातो आगे जाता है जहाँ पर उसको रोजा दिखाई देती है और उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है। सातो उन पर अटैक करता है लेकिन उसके बुलेट्स खत्म हो रहे होते हैं और दूसरी तरफ एमिली और एवे दोनों सातो की मदद करने के लिए आ रहे होते हैं। उनके पास पेंडोरा बॉक्स भी होता है और सभी लोग उन्हें रुकने के लिए कह रहे होते हैं पर वो उन्हें इग्नोर करके वहाँ से जा रहे होते हैं। एमिली बताती कि सातो असल में मुझे मेरी मोम की याद दिलाता है और वो भी सातो की तरह ही बहुत ही काइंड थी। उसके बाद हम एमिली के पास्ट को देखते हैं जहाँ पर वो और उसकी मोम दोनों डंजन में आते हैं और उसकी मोम एक स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर होती है जो सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर देती है। और उसके बाद डंजन में एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन आ जाता है। एमिली की मोम उसको ड्रैगन को हरा देती है लेकिन उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो एमिली से पूछती है क्या बाकी सभी लोग सेफ हैं, जिस पर एमिली हाँ कहती है और उसकी मोम उससे कहती है कि क्या तुम मुझे अपने पास लेकर जा सकती हो। और एमिली अपनी मोम को उठाकर डंजन से बाहर लेकर जा रही होती है। उसकी मोम उससे कहती है कि अगर तुम फ्यूचर में एक एडवेंचर बन जाओगी तो तुम भी मेरी तरह सभी लोगों की मदद करना। और इतना कहने के बाद उसकी माँ की मौत हो जाती है। ये बात याद करने के बाद एमिली कहती है कि सातो भी मेरी मोम की तरह ही सभी लोगों की मदद करता है। इधर सातो की नॉर्मल बुलेट्स का उन मॉन्स्टर पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है और तभी वहाँ पर एमिली और एवे आ जाती है। उनके पीछे बहुत ही सारे स्ट्रे मॉन्स्टर होते हैं और एमिली सातो से कहती है कि तुम इन स्ट्रे से फाइट करो और तब तक हम इन मॉन्स्टर को खत्म करते हैं। इतना कहने के बाद एमिली और एवे दोनों उन सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं और इधर सातो उन सभी स्ट्रे को मार देता है। उसके बाद वो सभी रोजा को लेकर डंजन के बाहर आ जाते हैं जहाँ पर रे उनका वेट कर रहा होता है। रे रोजा को देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है लेकिन उसकी हालत खराब हो चुकी होती है, इसलिए वो उससे कहता है कि मैं अपनी हीलिंग मैजिक का यूज नहीं कर सकता। जिसके बाद सातो एक हीलिंग बुलेट निकालकर रोजा को हील कर देता है और रे ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और सातो को थैंक यू कहता है। उसके बाद वो सभी टाउन में आ जाते हैं और सातो एमिली से कहता है कि तुमने उन बुलेट्स को लेकर बहुत ही अच्छा काम किया। जिस पर वो बताती है कि हमने तुम्हारा आइडिया यूज किया है, हम उन सभी स्ट्रे को खत्म करने लगेंगे और हमें बहुत ही सारे बुलेट्स मिल गए। उसके बाद वो सभी खाना खाने के लिए घर पर आ जाते हैं जहाँ पर एमिली उन सभी के लिए अच्छा सा डिनर बनाने वाली थी। अगले दिन सातो अपना न्यू ड्रॉप लेकर एर्जा के पास आता है जो कि वाटरमेलन्स होते हैं। एर्जा उन्हें चेक करने के लिए जा रही होती है तभी वहाँ पर मैसी आती है और वो उस वाटरमेलन को ट्राई करती है। उसको वो बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये देखकर बाकी सभी लोग उस वाटरमेलन को खाने लगते हैं। उन्हें भी वो बहुत ही अच्छा लगता है और एर्जा सातो से कहती है कि तुम्हें हमारे साथ इन वाटरमेलन का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। सातो उसके लिए मान जाता है और उसके बाद एर्जा सातो से कहती है कि तुम्हें ये वाटरमेलन डंजन के 5 लेवल से मिले होंगे। जिस पर सातो उसको बताता है कि हमने वहाँ के मॉन्स्टर को हराकर ये वाटरमेलन लेकर आए हैं। फिर एर्जा सातो से कहती है कि तुम्हें अब लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए। सातो एर्जा से पूछता है कि तुम किस लाइसेंस की बात कर रही हो और वो बताती है कि लेवल 6 और उसके आगे लेवल के डंजन में जाने के लिए तुम्हें एक लाइसेंस की जरूरत होगी क्योंकि वो डंजन बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसलिए वहाँ पर सिर्फ वही एडवेंचरस जा पाते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है। बिना लाइसेंस के तुम अपने ड्रॉप आइटम को नहीं सेल कर पाओगे। और सातो उसकी बात को समझ जाता है। उसके बाद वो और एमिली दोनों लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए आ जाते हैं जहाँ पर सातो रिसेप्शन पर बैठे आदमी से पूछता है कि क्या यहाँ पर मेरा लाइसेंस अप्लाई हो सकता है। जिस पर वो आदमी सातो से उसकी अचीवमेंट से पूछता है और सातो को याद आता है कि एर्जा ने उसको पहले बताया था कि अगर उस सातो को इस तरह से कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब आंसर क्या देना है। सातो उस आदमी से कहता है कि मैं डंजन के 5th फ्लोर से बहुत ही सारे वाटरमेलन लेकर आ चुका हूँ। और उसकी बात सुनने के बाद वो आदमी सातो को अपने साथ आने के लिए कहता है। वो एक मेलन को अपने रूम में रख देता है और सातो से कहता है कि ये लेवल 6 के स्ट्रे में चेंज हो जाएगा और अगर तुमने स्ट्रे को हरा दिया तो तुम्हें लाइसेंस मिल जाएगा। सातो भी इस टेस्ट के लिए रेडी हो जाता है और उसके बाद उसके सामने एक मेटल बॉल जैसा स्ट्रे आ जाता है और उस पर सातो के अटैक्स काम भी नहीं कर रहे होते हैं। फिर सातो को एक आइडिया आता है और उस मेटल बॉल पर पहले फायर बुलेट्स का अटैक करता है और उसके बाद उसे फ्रीज कर देता है। सातो उस बॉल को हाथ से ही तोड़ देता है और ये देखकर एमिली भी बहुत ही हैरान होती है और सातो से पूछती है कि तुमने ये कैसे किया। फिर सातो बताता है कि मैंने स्टील का टेम्परेचर पहले से बहुत ही हाई कर दिया और उसके बाद उसको फ्रीज करके उसका टेम्परेचर पहले से कम कर दिया। इस तरह से स्टील बहुत ही कमजोर हो गया और मैंने उसको आसानी से तोड़ दिया। और उसको ऐसा करता देख वो आदमी भी बहुत ही इंप्रेस हो जाता है और सातो से कहता है कि मैं यहाँ पर 10 साल से काम कर रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हारे जैसे किसी एडवेंचरर को भी नहीं देखा। वो सातो को उसका लाइसेंस बेच दे देता है और सातो को एक आइडिया आता है जिसके बाद वो एक फिश को नीचे रख देता है। फिर वो फिश बड़े से गोरिल्ला में बदल जाता है और उसको देखने के बाद एमिली बहुत ही डर जाती है। सातो उससे कहता है कि मैं इसको हरा सकता हूँ और वो अपने फ्रीजिंग बुलेट्स का यूज करके उस गोरिल्ला को पकड़ लेता है। फिर वो अपनी गन से उस गोरिल्ला को मार देता है और ये देखने के बाद एमिली उससे कहती है कि पहले हमें इस गोरिल्ला को मारने में बहुत ही मुश्किल हुई थी पर तुमने इसको आसानी से हरा दिया। और सातो को ड्रॉप में एक गन मिलती है जिसको देखने के बाद वो कहता है कि मैं एक साथ दोनों गन का यूज कर सकता हूँ लेकिन इसके लिए मुझे प्रैक्टिस करना होगा। और उसके बाद सातो एर्जा के पास आता है और एर्जा उसको बताते हैं कि यहाँ टाउन में स्ट्राइक हो चुकी है। एडलबर्ट ग्रुप के लोग डंजन पर कब्जा कर चुके हैं और वो हमें राइस देने से मना कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उन्हें राइस के बदले में ज्यादा
ज्यादा पैसे दे और इसलिए टाउन के सभी लोग उनके खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। ये सब सुनने के बाद सातो भी उस डंजन के पास आ जाता है जहाँ पर नेपच्यून होता है और सातो उससे पूछते क्या तुम उस ग्रुप को हराने के लिए आए हो, जिस पर नेपच्यून कहता है कि मुझे इस काम के लिए हायर किया गया है और सातो उससे कहता है कि मैं अंदर जाकर उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। फिर सातो डंजन में आ जाता है और उसको देखने के बाद एडलबर्ट ग्रुप के सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। वो सातो पर अटैक करने वाले होते हैं लेकिन सातो अपनी बुलेट का यूज करके उन सभी को सुला देता है। नेपच्यून ये सब देखने के बाद सातो से कहता है कि तुम तो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और सातो उसको बताता है कि मैंने इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिस की है। उसके बाद हम देखते हैं कि सातो डंजन के अंदर अपनी दोनों गन का यूज करके मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। फिर सातो और नेपच्यून सभी लोगों को बाहर ले जाते हैं और वहाँ पर एक आदमी सातो को चुप रहने के लिए कह रहा होता है। फिर सातो और नेपच्यून सभी लोगों को बाहर ले जाते हैं और वहाँ पर एक आदमी सातो को चुप करके देख रहा होता है। उसके बाद वो सातो के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो सातो को अपना नाम ग्रे बताता है और कहता है कि मैं इस टाउन का डंजन चीफ हूँ। और सातो उससे पूछता है कि आपको भला मेरी मदद कैसे चाहिए, जिस पर वो बताते हैं कि ईस्ट का एरिया में एक डंजन मिला है और हम चाहते हैं कि उस डंजन की ओनरशिप हमें मिले। उस डंजन में ड्रॉप आइटम मीट होता है, जिस टाउन के पास उस डंजन का ज्यादा ड्रॉप आइटम होगा वो उस डंजन का ओनर बन जाएगा। सातो ग्रे से कहता है कि भला आपको उस डंजन की ओनरशिप क्यों चाहिए, और वो सातो से कहते हैं कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मीट और वेजिटेबल पर बहुत ही सारा टैक्स लगते हैं और वैसे भी अगर वो डंजन हमारे पास आ जाएगा तो हमारे टाउन की इकोनॉमी भी बढ़ जाएगी। वो सातो से कहते हैं कि तुम्हें ये काम फ्री में नहीं करना होगा, हम इसके बदले में तुम्हें रिवॉर्ड भी देंगे और तुम उस डंजन के ड्रॉप आइटम को भी रख सकते हो। सातो इस काम को एक्सेप्ट कर लेता है और